बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि जनाब अली, अगर कोई बंदा फोत हो जाता है, बाप है, बेटा है, आगे पोते पोती हैं, या दूसरी सूरत में ये हो सकता है कि नाना है और उसके बाद वालदा है, वालदा के बाद बच्चे हैं। ये दोनों सूरतें हो सकती हैं। एक फैमिली इसी तरह बनती है, हस्बैंड एंड वाइफ, और हस्बैंड जो है इसकी तरफ से विरासत आ सकती है दादा दादी की तरफ से, फिर वाइफ जो है इसकी तरफ से नाना नानी की तरफ से उनकी डेथ की सूरत में विरासत आ सकती है, फिर वो बच्चों में मुंतकिल हो सकती है। एड्रेस इस चीज़ को आज हम करेंगे कि शरीयत का कानून है एक, वो कहते हैं कि अगर कोई बंदा फौत हो जाए, जो बंदा फौत हो जाए ना, उसका विरासत में से हिस्सा ख़त्म हो जाता है, विरासत में से उसका कोई हिस्सा नहीं होता। मिसाल के तौर पर 4 भाई हैं, 4 भाई थे और इनमें से एक की डेथ हो गई इनके वालिद साहब की ज़िंदगी के अंदर ही। एक बुज़ुर्ग आदमी थे, उनके 4 बेटे हैं, 4 में से अभी बुज़ुर्ग ज़िंदा थे, प्रॉपर्टी उनके पास थी, वो मालिक हैं, उनके 4 बच्चे हैं, एक बच्चा जवानी में फ़ौत हो गया। अब एक बच्चा जो फ़ौत हो गया, उसके बाद फिर किसी दिन वो बुज़ुर्ग जो थे वो फ़ौत हो जाते हैं। अब बुज़ुर्ग जब फ़ौत हुए ना, तो इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है ये 3 बच्चों में तकसीम होगी। चौथा जो फ़ौत हो गया, वो शरीयत का असूल है कि 3 चीज़ें, इसमें बहुत लोग ये भी कहते हैं, ये क्लियर करता जाऊँ, अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि सर मेरा बाप है तो उसके मेरा विरासत में से हिस्सा बाप से लेना चाह रहा हूँ, तो बाप से कैसे लूँ। ये बहुत पते की बात है। बाप से उसकी ज़िंदगी के अंदर ही क्या है, विरासत बनती तब है जब किसी बंदे की डेथ हो, उसकी प्रॉपर्टी, उसका माल, उसका यानी कैश हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, ये सारा कुछ बन जाएगा विरासत। इवन कि उसके इस्तेमाल में जो चीज़ें हैं वो भी विरासत बन जाएंगी। पेन है उसके पास, वो भी विरासत बन जाए, उसके पहना हुआ लिबास वो भी विरासत। यानी एक एक पैसा जो उसकी मिल्क था, जिसका वो मालिक है, एक एक पैसा, उसका पहना हुआ जूता भी विरासत। लेकिन आमतौर पर इन चीज़ों की केयर नहीं की जाती। शरीयत के असूल है कि विरासत के बारे में, एक, विरासत उस वक्त बनेगी जब कोई बंदा फौत हो जाए, उसकी जितनी प्रॉपर्टी थी, मूवेबल थी, इमूवेबल थी, वो बन जाएगी विरासत और वारसान में तकसीम की जाएगी। विरासत कब बनेगी? जब डेथ होगी। अब जो लोग कहते रहते हैं कि अब्बा जी से विरासत में से हिस्सा लेना है, भाई अब्बा जी जिंदा हैं तो कैसे विरासत बन गई? ना विरासत बनी नहीं है, उनका माल जो है आपके बाप का, वो विरासत बना ही नहीं, तो हिस्सा क्या कैसा आपका? विरासत बनेगी, आप वारसान में शामिल होंगे तो आपको मिलेगी। तो उनकी ज़िंदगी में ये क्लेम कभी ना किया करें। तो शरीयत का असूल है, विरासत कब बनेगी? जब किसी बंदे की डेथ हो तो उसका जितना माल है, उसकी प्रॉपर्टी है, ये विरासत बन जाएगी। दूसरा असूल ये है कि जो बंदा वारिस कहता है ना, वारिस वो होगा जो ज़िंदा होगा। जो बंदा फौत हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी? विरासत। विरासत बन गई। विरासत तकसीम किन में होगी? वारसान में। और वारसान कौन हो सकते हैं? जो जिंदा हो, जो फौत हो गया, इनकी डेथ से पहले जिसका माल है, विरासत, माले विरासत बना इसकी डेथ की वजह से, इस बंदे से पहले जो फौत हो गया ना, विरासत में इसका हिस्सा नहीं होगा। शरीयत का असूल बता रहा हूँ, अभी कानून भी अर्ज़ करता हूँ। तो ये दूसरा असूल। तीसरा असूल ये है कि जब डेथ हो, किसी बंदे की डेथ हुई है, माले विरासत वो होगा जो मौजूद है, फ़र्ज़ी नहीं कि हो सकता है हमने कुछ कोई दरख्त का गुठली हमने काश्त कर दी है, तो हो सकता है वो उगे, तो वो भी विरासत। ये क्या हो सकता है वाली बात नहीं, जो एग्जिस्ट करता है, जो मौजूद है, तो वो माले विरासत है। हो सकता है कोई सिक्कों की, सोने के सिक्कों की बारिश होने हो सकता है वाली चक्कर नहीं। बंदा जिसका माल है वो फौत हो चुका हो, लेने वाले जो हैं वारसान वो जिंदा हों, और तीसरा माल मौजूद हो, फर्जी ना हो। ये 3 उसूल याद रखें, इन पे बेस करता है। अब बात जो हो रही थी, दोबारा उसी पे आते हैं कि सपोज़ इसकी डेथ से पहले जिसका माल माले विरासत बना है, इसकी डेथ हुई, इसका माल माले विरासत बना, लेकिन इसकी डेथ से पहले अगर इसके वारसान में से, इसके बच्चों में से कोई फौत हो गया, उसका हिस्सा ख़त्म शरअन। लेकिन कानून इसमें है, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961, इसका सेक्शन 4 पढ़ें, उसके अंदर लिखा हुआ है कि नहीं, अगर कोई बेटा या बेटी, जो बंदा फौत हुआ है जिसका माले विरासत का रोल है, इसका बेटा या बेटी
इससे पहले ही फौत हो गए थे तो इनके बच्चों को विरासत में से हिस्सा मिलेगा, बिल्कुल उतना ही जितना कि अगर ये ज़िंदा होते तो इनको मिलता। आसान समझिए, दादाजी हैं, एक दादाजी का बेटा है और आगे उसके पोते हैं, बेटे 2-3 लगा लें आप, आगे उसके पोते भी हैं। शरीयत कहती है कि दादाजी के फौत होने से पहले अगर एक बेटा फौत हो गया, इसका विरासत में से हिस्सा ख़त्म, इसको नहीं मिलेगा। अब इसका हिस्सा ख़त्म तो आगे पोतों को तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता, पोतों को भी बिल्कुल नहीं हिस्सा बनता। शरन कानून कहता है नहीं, इसको मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 कहता है सेक्शन 4 कि जो बंदा पहले फौत हो गया, इससे पहले जिसकी माले विरासत है उससे पहले जो फौत हो गया वारिस, उसके बच्चों को माले विरासत में हिस्सा देना है। शरीयत कहती थी उसके बच्चों को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दरमियान में वो आ गई ना, खला आ गया, उसकी वजह से फिर वो कहते हैं कि ये वारसान तो बेटे बेटियां होते हैं, तो ये आगे डिग्री आ जाती है, इनका डायरेक्ट नहीं बनता। लेकिन कानून कहता है नहीं, इनको भी उसी तरह हिस्सा दिया जाए जिस तरह कि अगर वो ज़िंदा होता तो उसको जितना मिलता उतना ही इनको दे दिया जाए। तो ये दादा से पोते पोतियों को अगर बाप फौत हो चुका हो तो किस तरह कानून प्रोवाइड करता है हिस्सा देना चाहिए। सेम इसी तरह नाना है या नानी है, नाना और नानी वहाँ पर विरासत की तकसीम हो रही है, और जिन बच्चों की माँ फौत हो चुकी है इनको महरूम, शरन तो इनका हिस्सा नहीं बनता, लेकिन कानून सेक्शन 4 कह रहा है कि नाना नानी की जब विरासत, इनकी डेथ हुई, इनकी विरासत, इनका माल तकसीम हो रहा है, तो वो जो बच्ची फ़ौत हो गई थी ना, नाना नानी से पहले ही, अपने वालिदैन से पहले ही फ़ौत हो चुकी है, उसके अगर बच्चे हैं तो इन बच्चों को उसका शेयर मिलेगा, बिल्कुल उतना ही जितना कि अगर वो ज़िंदा होती तो दीगर बहन भाइयों की तरह हिस्सा पाती, उतना हिस्सा निकाला जाएगा उसका जो पहले ही फ़ौत हो चुकी थी और इसके बच्चों में तकसीम किया जाएगा। ये कंट्राडिक्शन। बहरहाल जो शरीयत का असूल है वो भी देखिए, हमेशा मामलात एक जैसे नहीं होते। बाज़ दफ़ा ये भी तो हो सकता है ना, डेथ हुई है तो अचानक जिस बंदे की ऑलरेडी डेथ हो गई, फर्ज बेटे की और पोतियों का मसला है, स्ट्रेट फारवर्ड हो तो समझ में आता है कि अरे यतीम बच्चे इनको मिलना चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा हालात ऐसे भी होते हैं, तकसीम करने लगे तो बंदा पहले फ़ौत हो, उनका भाई पहले फ़ौत हो चुका है, तो एक अचानक औरत उठ के आती है, 2-4 बच्चे पकड़े हैं, कहते हैं ये जी उसके बच्चे हैं, आपका जो भाई 20 साल पहले फ़ौत हुआ था ना, ये उसके बच्चे हैं, तो हमें तीसरा हिस्सा निकाल के तो इतने करोड़ रुपया हमें दे दो। अब ये बंदा सोचे कि कहाँ से 3 करोड़ दे दो, तो इतने करोड़ दे दो। अब बंदा पूछ भी नहीं सकता, वो जो 20 साल पहले फ़ौत हुआ था उसको उठाए, कब्र से जाके उठा के, तो बंदा के वाकई तुमने खुफिया शादी की थी कि नहीं थी की, तो कैसे क्या साबित होगा? DNA कराएं, क्या करें? बंदे के ऑप्शन को जैली निकाहनामे तो ऐसे बन जाते हैं, लोग बना लेते हैं जैली निकाहनामे, ID कार्ड उसके नाम का तैयार कर लेते हैं, बड़ा सब कुछ हो जाता है। तो बहरहाल शरीयत के असूल हैं, इसको एहसास ही करना है ना पोते का या आपने नवासे का एहसास करना है तो इस तरह करें। कहते हैं शरीयत में प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के 27 तरीके हैं। 27 तरीक़ों से एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे को कर सकता है ट्रांसफ़र। उनमें से एक तरीका ये मर के विरासत मिले, तो ये एक तरीका है। तो अगर आपको एहसास है तो शरीयत ने बिल्कुल मना नहीं, एक तरीका मना किया है कि जब दादा है वो पोते को ट्रांसफ़र करना है तो वो भी ज़िंदगी में कर सकता है, दादा अपने पोते को ज़िंदगी में ट्रांसफ़र कर सकता है, इसकी ममानत नहीं है। लेकिन दादा मर जाए, कुछ ट्रांसफ़र ना करे, मर जाए, उसके बाद विरासत तकसीम हो, तो फिर शरीयत कहती है कि नहीं, पोते को या नवासे को नहीं मिलेगा उस सूरत में जब इनकी मदर या फादर की डेथ हो चुकी है, उससे पहले ही, बुज़ुर्गों से पहले डेथ हो जाए। तो ये तरीक़ाकार शरीयत ने, ये एक तरीका, बाकी गिफ्ट कर दो उसको कई तरीके हैं ट्रांसफ़र करने के, आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपने दादा की प्रॉपर्टी जो है, दादा की विरासत या नाना की विरासत या नानी की या दादी की विरासत, वो पोतों में कैसे तकसीम हो सकती है, विरासत पोतों को हिस्सा कैसे मिल सकता है, इसका कानून, उसके बारे में कुछ सीखा होगा, शरीयत के कुछ अहकामात भी सीख लिए होंगे। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।